हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया था। दैट इज ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, चैप्टर का है, सिस्टम है ये। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक पार्ट्स कंप्लीट किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन एंडोक्राइन सिस्टम का, और सेकंड आज लेक्चर लेकर आया हूँ। और इसमें हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, और ग्लैंड में स्पेशली हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत बताया गया है और क्या इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जनरेट होते हैं कंपटीशन से, और कैसे आप एकेडमिक एग्जाम में इसको डिजाइन करके सजा कर लिखते हैं, ये चीज़ को भी बताएंगे और देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में समझिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को और अनदर नाम क्या क्या है, ये चीज़ को भी समझ के रखिए आप। ठीक है? कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे बॉडी की जो स्फेनॉइड बोन्स होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? जो स्फेनॉइड्स बोन्स है, ये वाला जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है, ये है स्फेनॉइड्स बोन। और स्फेनॉइड्स बोन्स में एक कह सकती हैं कि पाउच जैसे स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है? और उसी में पाउच या कि थैला जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसी में इसका क्या रहता है, अडेरेंस रहता है। ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्फेनॉइड्स बोन्स है, और स्फेनॉइड्स बोन्स में एक एरिया पाया जाता है, कह सकते हैं कि स्पेस होता है, जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। ये टर्म जरूर अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ है। सेला टर्सिका का नामक एक स्पेस होता है, और इसी सेला टर्सिका नामक स्पेस में जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ठीक है? अब पिट्यूटरी ग्लैंड का अनदर नाम भी होता है, इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्लियर? इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है। अब ये ग्लैंड में एक्चुअल में होता क्या है, इसको समझिए, इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी समझ लेती हैं। कि ग्लैंड ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है। ठीक है ना? मेजर इसका जो होता है काम किसके साथ रहता है, हाइपोथैलेमस के साथ ही रहता है। तो ये उसी के साथ कनेक्ट होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड? क्योंकि इसी के रिगार्डिंग में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होती हैं, सभी को ये कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर? इसका वेट लगभग कह सकते हैं कि 0.5 से लेकर के 1 ग्राम होता है, मतलब कि कह सकते हैं ये एक चने के बराबर होती है। ठीक है? और डायमीटर की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। क्लियर? इतना जानकारी आप इसके बारे में रखिए, और ये स्ट्रक्चर का सिचुएशन जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्फेनॉइड बोन, और स्फेनॉइड बोन्स में एक सेला टर्सिका नामक स्पेस पाया जाता है, और उसी स्पेस जो होता है इसका लोकेशन होता है। क्लियर? इतना आप समझ गए। अब आगे समझिए यहाँ पर कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, तो ये 2 टाइप्स में इसको डिवाइड करके बताया जाता है। ठीक है? कि एक होती है एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है? सेकंड होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसका अनदर नाम होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर दो टर्म आए हैं, इसको पहले समझ लीजिए। एक होता है एंटीरियर, सेकंड होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है कोई भी पोजीशन अगर एनाटॉमी में बन रही है, तो फ्रंट मतलब आगे से व्यू से आप अगर देख रहे हैं, उसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है? पोस्टीरियर का मतलब होता है जस्ट उसके अपोजिट, मतलब कि पीछे के व्यू की बात कर रहा है। इतना आप समझ गए। अब आज का लेक्चर में हम पूरा डिटेल्स होल जानकारी लेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है? अनदर जो लेक्चर हम प्रिपेयर करेंगे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में रहेगा। क्लियर? इतना आप समझिए। अंटेरियर पिट्यूटरी को एडनो हाइपोफाइसिस भी कहती हैं, और अंटेरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और सभी मास्टर ग्लैंड का ही इसको कहा जाता है। जितने भी ग्लैंड्स होती है सभी का ही। ठीक है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मतलब कि जितने भी अंटेरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, और दूसरी जो ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके सिक्रेटिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब कि उसका रेगुलेशन बना करके ही रखना है अपने में। ठीक ना? मेंटेन करता है, इसलिए इसको सभी ग्लैंड को जो होता है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्वेश्चन जनरेट हो सकता है इस तरीके से। क्लियर? इतना आप समझ गए इसके बारे में। आगे समझिए इसमें थोड़ी सी इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है कि हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या है, कि एक्चुअल में हिस्टोलॉजी का ही मीन्स होता है कि स्टडी ऑफ द टिश्यू। ठीक है? तो यहाँ पर जहाँ किसी भी टाइप्स का अगर
एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है। मतलब कि अंटेरियर पिट्यूटरी के एरिया में या पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आती है तो वहां से टिश्यू का सैंपल ले करके आप उसकी स्टेनिंग करेंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे, देन स्टेनिंग करेंगे तो आपको वहां पर कुछ सेल्स नजर आएंगे, ठीक है ना। यही स्टडी पूरी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी। क्लियर। तो यहाँ पर दो तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इसको भी अपने माइंड में रखिएगा कि क्रोमोफिल सेल्स होती है, सेकंड होती है क्रोमोफोबी, ठीक ना। क्रोमोफिल और सेकंड होती है क्रोमोफोबी सेल्स। ये दो सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके जो अंटीरियर पिट्यूटरी एरिया है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां पर सिचुएटेड होती है। अब इन दोनों को आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, जब आपके पास अगर स्टेनिंग करके दे दिया जाए कि आप माइक्रोस्कोपी करके देखिए कि यहाँ पर किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ नॉर्मली यहाँ पर ये देखेंगे कि सेल्स कैसे आइडेंटिफाई की जा रही है, बाकी डिटेल्स इसका जब हम लेक्चर तैयार करेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में तो आपको हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमोफिल सेल्स होती है, इस प्रकार की सेल्स में प्रॉपर तरीके से स्टेन होता है। क्यों स्टेन होता है, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि सेल्स के अंदर क्या होती हैं, ग्रेन्यूल्स होती हैं, और ये ग्रेन्यूल्स ही क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये जनरेट हो सकता है कि पूछ देगा कि अंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स का सिंथेसिस हो रहा था किस सेल्स के द्वारा हो सकता है। तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि जो क्रोमोफिल सेल्स होती है उसके द्वारा हो रहा है। क्लियर। क्रोमोफोबी जो सेल्स होती है इसमें प्रॉपर तरीके से स्टेनिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब स्टेनिंग की जाती है तो ग्रेन्यूल्स को ही स्टेन किया जाता है। मतलब कि सेल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ही स्टेन किया जाता है प्रॉपर तरीके से, तभी जा करके आप आइडेंटिफाई कर पाती हैं। क्लियर। इस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये बेसोफिलिक सेल्स नजर आएगी, ठीक ना, और ये स्नोफिलिक सेल्स नजर आएगी, और ये जो सेल्स होती है तो ये क्रोमोफिल सेल, ये कह सकते हैं क्रोमोफोबिक सेल्स होती है। मतलब इसके चारों तरफ आपको क्लियर सेल्स नजर आएगा और बीच में ग्रेनुल्स रहेंगे। एम्फोफिलिक्स मतलब यहाँ पर इसी की बात कर रहा है, क्रोमोफोबिक की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। कि मतलब यहाँ पर एम्फोफिलिक और क्रोमोफोबिक है, दोनों तरीके से प्रेजेंट होती है। क्लियर। इतना आप इसके माइंड में रखिएगा कि कौन सी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है और किस तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबल दिखा रही हैं। इतना आप इसके बारे में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अंटेरियर पिट्यूटरी में कुछ पार्ट्स होती हैं, ठीक है, इनको समझ लेती हैं। ये यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट हुआ है। तीन तरीके से पार्ट्स इसके प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर है पार्स डिस्टेलिस, सेकंड है पार्स ट्यूबेरेलिस, थर्ड है यहाँ पर पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तीनों पार्ट्स को आपको डिटेल्स में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट हुआ। पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि ये देख सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से ये नोक जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक चिज्म, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस से यहाँ पर पिट्यूटरी का है स्टाक लगा रहता है, ठीक ना। स्टाक का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते हैं कोई थैला है, ठीक है, या कि आप जब बोरी के ऊपरी वाला पार्ट्स आप बांध देती हैं, ठीक ना, और उसमें देखते हैं इस तरीके से बन जाता है, उसी को बोला जाता है स्टाक है। क्लियर। अंटेरियर पिट्यूटरी में तीन तरीके से अभी हमने पार्ट्स बताया। जो अपर वाला पोर्शन होता है इसको बोला जाता है ट्यूबेरेलिस, मींस पार्स ट्यूबेरेलिस। मिडिल वाला और जो इनर में प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया, ठीक ना। इंटरमीडिया मतलब कि मिडिल की ही बात कर रहा है। और जस्ट नीचे इसके रहता है, बिलो में रहता है, इसको बोला जाता है पार्स डिस्टेलिस। क्लियर। ये वाला जो आपको कलर नजर आ रहा है ये पूरा पार्ट्स किसका होता है, अंटेरियर पिट्यूटरी का। और ये पूरा पार्ट्स किसका होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी का। पोस्टेरियर पिट्यूटरी के बारे में हम कोई जानकारी यहाँ पर नहीं देंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्स डिस्टेलिस क्या होता है। पार्स डिस्टेलिस क्या होता है इस चीज को समझिए कि पार्स डिस्टेलिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बन गया, ठीक है ना। पूछ देगा कि विच पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द लार्जेस्ट है।
मीन्स पार्स डिस्टैलेज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो गया, तो ये चीज को याद रखिए। इसका एराइजेस कहाँ से हो रहा है कि एराइजेस फ्रॉम द अंटीरियर वॉल ऑफ द रथ के पाउच है। मतलब कि यहाँ पर कहने की मीन्स यहाँ पर ये है कि जो इसका एराइजेस हो रहा है, एराइजेस मीन्स होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो जैसे रथ के पाउच होते हैं ना, उसके जैसे इसका एराइजेस होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इपिथेलियम सेल से। ठीक है ना, अब ये किससे मिलकर के बना होता है? इपिथेलियल सेल से मिलकर के बना होता है। इंडिविजुअली स्पेशलाइज्ड टू द सीक्रेट द ट्रोपिक हार्मोन्स एक्टिंग इन द वेरियस टारगेट ऑर्गन्स। मतलब यहाँ से ट्रोपिक हार्मोन्स का पूरा सिक्रेशन हो रहा है और वेरियस टारगेट ऑर्गन पर जाकर के ये वर्क कर रहा है। ठीक ना, अपना एक्शन दिखा रहा है। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझिए। नेक्स्ट है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया का क्या काम है कि पार्स इंटरमीडिया इज द थिन लेयर ऑफ द इपिथेलियल सेल्स। ये भी इपिथेलियल सेल से मिलकर बना है, लेकिन पतली लेयर से मिलकर के बना हुआ है ये। ठीक है, मतलब कि इसमें एक पतली सी लेयर पाई जाती है इपिथेलियल की, उसी से ये मिलकर के बना हुआ। लोकेटेड बिटवीन पार्स डिस्टैलिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक ना, इसका अनदर नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो इसी के बीच में ये यहाँ पर पार्ट्स आप देख सकते हैं, ये वाला इसी के बीच में इसका सिचुएशन होता है। एराइजेस फ्रॉम द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द रथ के पाउच है। ठीक ना, इसका ये जो रथ वाला पाउच है आपको नजर आ रहा है, यहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही। एंड कंटेन द वेस्टिजियल ल्यूमिना ऑफ रथ के पाउच। मतलब रथ के जो पाउच है उसके वेस्टेलियल ल्यूमिना से इसका ओराइजेस हो रहा है, मतलब उसको कंटेन करके रखना है। विच अपियर एज द नेरो वेसिकल्स द वेरिएबल लेंथ। मतलब कि वेरिएबल लेंथ के रूप में ये सिचुएटेड होता है। क्लियर, काफी गर्मी है। नेक्स्ट है पार्स ट्यूबेरेलिस। पार्स ट्यूबेरेलिस का मीन्स यहाँ पर क्या बता रहा है कि पार्स ट्यूबेरेलिस इज द पार्ट्स ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, मतलब कि ये एंटेरियर पिट्यूटरीज का ही पार्ट्स होता है। विच सराउंड्स द एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ द इनफेंडिबुलर स्टॉक है। जो यहाँ पर इनफेंडिबुलर स्टॉक होता है, वहां से इसका एराइजेस हो रहा है, या कह सकते हैं कि उसके चारों तरफ यहाँ पर ये सिचुएशन होता है। ठीक है, बिटवीन द पार्स ट्यूबेरालिस एंड इनफेंडिबुलस स्टॉक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक इनफेंडिबुलम। ठीक है, और इसी के यहाँ से पूरा ये क्या रहता है? सिचुएटेड रहता है। लाइस हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम। और इसका लाइस कहाँ रहता है? लाइस मीन्स होता है लेटा हुआ। ठीक है, कहाँ पर? हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम पर रहता है। थोड़ी थोड़ी इसका पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर, आगे समझते हैं कि यहाँ पर अंटेरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है और उसका हमारे बॉडी में किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, इन सभी को हम डिटेल्स में देखेंगे। और एक चीज आपको क्लियर कर दे यहाँ पर कि ये जितने भी हार्मोन्स को यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो टोटली हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। देन इसके बाद इसका एक और लेक्चर तैयार होता है, दैट इज केमिस्ट्री। ठीक ना, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी इसका एक लेक्चर तैयार होता है। उसमें कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, कितना सिक्रेशन हो रहा है, कहाँ पर जाकर के वर्क कर रहा है, किसका इसका पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक देता है, किस तरीके से, ये पूरा जानकारी हम इसमें लेंगे जब बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ाएंगे उसमें। क्लियर, तो अंटेरियर पिट्यूटरी से लगभग 6 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जिसमें से जीएस ग्रोथ हार्मोन्स, इसको हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। अनदर नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होती हैं। सेकंड है थॉयराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, टीएसएस बोलती हैं। एडिनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जिसको हम एसीटीएस बोलते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएसएस बोला जाता है शॉर्ट में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एलएच बोलते हैं। ठीक है, 6 नंबर है यहाँ पर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रेशन करता है। यहाँ पर एक चीज नोट में आपको बता दें कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन द मेल एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इन द फीमेल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलाइजिंग जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो ये मेल में रिस्पॉन्स होता है, जबकि एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है वो फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर,
इतना जानकारी रखिए इनके बारे में। अब यहाँ पर हम इनका डिटेल्स जान लेती हैं, ठीक ना। मतलब डिटेल्स में आने से पहले थोड़ी सी इसका ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका वर्क ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये चीज को आप समझिए। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहा है अंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, ठीक है। यहाँ पर इंडोक्राइन आर्गन का टारगेट्स बता रहा है, क्लियर। यहाँ पर बता रहा है इंडोक्राइन टारगेट्स का नॉन आर्गन्स है, ठीक। अब ये चीज को समझिए। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको पहले नजर आ रहा होगा कि ऊपर वाला आपको हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है, छोटे छोटे बबल्स के रूप में एरो बना हुआ है, और यहाँ पर ये जो पाउच नजर आ रहा है अंटेरियर पिट्यूटरी। इतना आप समझिए। अब आ जाइए इधर साइड। यहाँ पर डोपामाइंस को देखिए, टीआरएस को देखिए। टीआरएस का मीन्स होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। सीआरएस को देखिए, ठीक है ना, कॉर्टिकल्स रिलीजिंग हार्मोन्स। सोमैटोस्टेटिन को देखिए। जीएचआरएस को देखिए, इसको जीएस को बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स है, ठीक है ना। जीएनआरएस का मीन्स होता है गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन से, क्लियर। इतना आप इसके बारे में समझ गए। अब डोपामाइन से जो हाइपोथैलेमस का क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा। अब ये डोपामाइंस का टारगेट किसके साथ अंटेरियर पिट्यूटरी में लगेगा, प्रोलैक्टिन के साथ में, ठीक है ना। अब ये प्रोलैक्टिन जो हो रहा है कहाँ से सिक्रेट हुआ, कहाँ से बना, अंटेरियर पिट्यूटरी से। अब ये अंटेरियर पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन का काम होगा, टारगेट आर्गन मतलब कि ब्रेस्ट में जाकर के अपना वर्क दिखाएगा, क्लियर। टीआरएस जो होता है, ठीक है, ये किस हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहा है, टीएसएच का, मतलब कि ये निकाल रहा आपका है थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का वर्क किस पर होता है, थायराइड ग्लैंड्स में होता है, ठीक ना। और थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, टी3 और टी4 का होता है, क्लियर। सीआर से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, एसीटीएच होता है, ठीक ना। एसीटीएच का वर्क कहाँ पर होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, मतलब कि एड्रीनल जो कॉर्टेक्स होता है वहां से हो रहा है। और यहाँ पर जो अपना ये टारगेट आर्गन के पास पहुंचेगा, कॉर्टिकल्स के पास है, क्लियर। सोमैटोस्टेटिन और जीएचआरएस से निकलने वाला हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स का वर्क डायरेक्ट किस पर हो रहा, लीवर पे, और लीवर के बाद ये मल्टीपल आर्गन या टिश्यू पर जाकर के वर्क करेगा, ठीक ना। क्योंकि जितने भी मल्टीपल आर्गन और टिश्यू सभी को ग्रोथ करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीएच हार्मोन्स के पास है, क्लियर। जीएनआरएस से हो रहा है दो हार्मोन्स का सिक्रेशन, मतलब दो हार्मोन्स बन रहे हैं, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड होता है लिप्टिनाइजिंग हार्मोन से। अब ये दोनों हार्मोन्स का टारगेट किस पर रहता है, जर्म सेल्स ऑफ द गोनाड्स बनाने में, ठीक ना, मतलब गोनाड्स में जो जर्म सेल्स बन रही उस पर वर्क करेगा। नेक्स्ट ये जैसे ग्रोथ अगर हो गई है बॉडी, तो ये टेस्टिस पर और साथ में ये ओवरीज पर वर्क करेगा। टेस्टिस में एंड्रोजन के टारगेट पर वर्क करेगा, और ओवरीज से जो निकलने वाला हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वहां पर वर्क करेगा। और ये दोनों तीनों हार्मोन्स मिलकर के क्या करेंगे, मल्टीपल टिश्यू आर्गन पर वर्क करेंगे। तो इस तरीके से इनका काम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगर मास्टर ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस उसकी ये कह सकती है कि मदर ग्लैंड है, ठीक है। क्योंकि हाइपोथैलेमस ही रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, मतलब वहां से हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, और अंटेरियर पिट्यूटरी पर आकर के अपना बनेंगे, और बन करके फिर टारगेट आर्गन तक पहुंचेंगे। इतना आप इनके बारे में समझ गए। वही पॉइंट यहाँ पर भी हमने मेंशन किया है, ठीक है, कि यहाँ से ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ से इसको जो थोड़ी सी व्यू करके और बताया गया डिटेल्स में, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी हार्मोन्स हैं ये अपने टारगेट्स आर्गन पर आकर के इस तरीके से वर्क कर रही हैं, क्लियर। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम एक एक हार्मोन्स को डिटेल्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स को। ग्रोथ हार्मोन्स को सोमैटोट्रोपिक या सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स भी कहती हैं। ग्रोथ हार्मोन्स अंटेरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट सोमैटोट्रोप्स सेल से सीक्रेट होता है। ये पॉइंट का हमेशा माइंड में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछ देगा कि ग्रोथ हार्मोन्स अंटेरियर पिट्यूटरी के किस सेल से सिक्रेशन होता है, तो सोमैटोट्रोप्स सेल से होता है, क्लियर। सोमैटोट्रोप्स एसिडोफिलिक सेल्स होती हैं, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। दो तरीके से इसमें एक्शन का वर्क होता है। फर्स्ट है
मेटाबॉलिज्म का और सेकंड है बोन्स का। दो तरीके से एक्शन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर है एक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर बताने जा रही है। ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी के जनरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि जितने भी ऑर्गन टिश्यू बोन्स वगैरह है ना, सभी की ग्रोथ के लिए ये ग्रोथ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। आप देखते हैं जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की डिफिशियंसी रहती है तो वो ड्वार्फिज्म की कंडीशन हो जाती है, मतलब उनका साइज होता है बहुत छोटा हो जाता है, जिसको हम बोनापन कहते हैं। ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मतलब कि आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको इंक्रीज करता है, जिसके द्वारा सेल्स के साइज और नंबर दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन। ग्रोथ हार्मोन्स प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स के फॉलोइंग एक्शन हो सकते हैं। ठीक है। ओके। मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन को समझ रहे थे। ग्रोथ हार्मोन सेल मेम्ब्रेन में एमिनो एसिड की एंट्री को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब कि एमिनो एसिड अगर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच होकर के जा रही है तो उसको भी बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन से आरएनए का संश्लेषण करता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, उसको से संश्लेषण करने का बढ़ावा देता है। ग्रोथ हार्मोन्स प्रोटीन के ब्रेक डाउन को भी घटाने का काम करता है। ये सभी काम होते हैं जब ग्रोथ हार्मोन्स प्रोटीन के साथ मेटाबॉलिज्म में वर्क करेगा उस दौरान पर। क्लियर। आगे समझ लीजिए यहाँ पर और क्या क्या काम है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट्स है, ठीक ना। ग्रोथ हार्मोन्स एडिपोज टिश्यू से फैट को मोबिलाइज करके उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन्स आपके अगर एडिपोज टिश्यू में वर्क ना करे तो वहां पर मोबिलाइज की प्रोसेस ना हो। ठीक ना, मोबिलाइज मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में टूटना। ठीक ना, वो फैटी एसिड में टूट करके उसको कन्वर्ट कर देता है। इस फैटी एसिड का यूज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक ना, मतलब कहने की मीन्स यहाँ पर ये है कि एडिपोज में बहुत सारे फैट प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू में। अब जैसे ही आप अगर 24 आवर्स में 12 घंटे आप खाना ना खाएंगे तो ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट जो फैट होता है ये टूट करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स आ रहा है दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में भी इसका इंपॉर्टेंस रोल होता है कि ग्रोथ हार्मोन्स ग्लूकोज के उपयोग को कम करता है। यह ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, और इसमें पेंक्रियाज स्टिमुलेट होता रहता है और इंसुलिन की एक्टिविटी को ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ के रखिए। एक्शन ऑफ द बोन्स, बोन्स में किस तरीके से काम करता है कि ग्रोथ हार्मोन से ओस्टियोब्लास्ट को बढ़ाता है। ओस्टियोब्लास्ट इस तरीके से बोन्स की सेल्स होती हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स ओस्टियोब्लास्ट को ओस्टियोसाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब कि जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स बनी है बोन्स में उसको क्या करेगा, ओस्टियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण वो सेल्स बोन्स में जाकर के अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी। ठीक है, इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी ले रहे हैं। इनकी डिटेल्स हम जानकारी जब बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनमें देखेंगे कि टीएसएच हार्मोन्स कैसे काम कर रहा है, क्या मैकेनिज्म है। ठीक है ना, क्या इसकी नॉर्मल रेंज है, कैसे इसके टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, ये सभी जानकारी हम किस में लेंगे, जब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे उसमें। क्लियर। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और यह हार्मोन्स को थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट और इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट भी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एसीटीएस जो होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, यह हार्मोन्स एडिनल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट और सिक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक ना, मतलब कि जो एडिनल कॉर्टेक्स होता है, जो एडिनल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है किडनी के पास, उसके डेवलपमेंट के लिए, विकसित होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स है। ठीक ना, और ये प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स है, मतलब कि ये प्रोटीन से मिलकर के बनता है। एक्शन की अगर बात करेंगे तो इसमें जो
एफएसएस होता है, ठीक है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेल में टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है, मतलब उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब टेस्टोस्टेरोन में जो टेस्टोस्टेरोन एक तरह का हार्मोन्स हो गया, ठीक है ना, जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग के साथ मिल रहा है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में वर्क करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, जो ग्लैंड्स होती है, कह सकती हैं कि आपके जो टेस्टिस होती हैं, ठीक है ना, पाउच के रूप में जो लटकी हुई रहती है, तो वहां पर बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए यहाँ पर एफएसएस और टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। और फीमेल में oogenesis को रेगुलेट करता है। oogenesis दैट मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ द एग, ठीक ना, मतलब फीमेल में जो एग का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए एफएसएस भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में ग्राफियन फोलिकल्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जो ग्राफियन फोलिकल्स बनता रहता है, ठीक ना, कार्पस ल्यूटियम में, मतलब ओवरीज के अंदर, उसके डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। क्लियर? इतना आप इनके बारे में समझ गए। नेक्स्ट आगे समझिए आप आईसीएसएस, मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेल एंड फीमेल, ठीक ना। फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं, क्लियर, और मेल में आईसीएचएस हैं। ये आईसीएसएस और जो एलएच होता है, अंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स है। प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स है, मतलब कि प्रोटीन से मिलकर के बनने वाला हार्मोन्स है, ठीक है। एक्शन क्या होता है इसका कि मेल्स में आईसीएचएस इंटरस्टिशियल सेल्स की है, जो लेडिंग सेल्स होती है, ठीक ना, लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जो वहां पर लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन रेगुलेट होता रहता है। फीमेल में एलएच ओवम और कार्पस ल्यूटियम दोनों को फंक्शन को रेगुलेट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि ओवम और कार्पस ल्यूटियम के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? दैट इज एलएच है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का क्या काम होता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। यह एक प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन्स होता है, ठीक है, ये चीज भी समझिएगा। प्रोलैक्टिन फीमेल में मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने में हेल्प करता है, मतलब कि जो ब्रेस्ट की साइज वगैरह वो इंक्रीज होती है, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण ही होती है। और साथ में मिल्क के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है प्रोलैक्टिन, मतलब कि जब बेबी कंसीव होता है तो ब्रेस्ट का जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो इंक्रीज होती है, और साथ में उसके मिल्क जो कह सकती हैं लोब्स वगैरह वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? और साथ में मिल्क भी प्रोडक्शन करता है। तो ये चीज को याद रखिएगा आप इसके रिगार्डिंग में। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, आज इतना हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ में कुछ डिसऑर्डर्स भी इसके रिगार्डिंग आते हैं कि कौन सा हार्मोन से कौन सा डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। देन आगे फर्दर हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।